ये काले झंडे यहां लगाने दो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पत्थर हमेशा से सियासत का मुद्दा रहा है, चाहे कश्मीर में पत्थरबाजी हो या फिर किसी नेता पर फेंका गया पत्थर। इस बार राहुल गांधी पर फेंका गया पत्थर सियासत में उबाल ला रहा है। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के दौरान ये घटना घटी। कांग्रेस ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने तो पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी और आरएसएस बीजेपी का राजनीति करने का यही तरीका है। इतना बड़ा पत्थर बीजेपी के वर्कर ने मेरी ओर मारा, मेरे पीएसओ को लगा। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस का राजनीति का तरीका है और क्या कर सकते हैं। इस पूरे मसले पर बीजेपी का कहना है कि गुजरात के लोगों में कांग्रेस को लेकर गुस्सा है, इसलिए राहुल गांधी को इस मामले में आत्मचिंतन करना चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बता रही है। वहीं इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि यूपी में बंदूकबाज तो गुजरात में पत्थरबाज हैं। बंदूकबाज उत्तर प्रदेश में तो बंदूकबाज भी हैं, गुजरात में पत्थरबाज हैं। राहुल पर हुआ यह हमला पार्टी के लिए सियासी संजीवनी साबित हो सकता है। गुजरात में पार्टी की हालत बेहद पतली है और कांग्रेस इस मुद्दे का सियासी लाभ जरूर उठाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थर फेंकने की घटना को किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता और पत्थर चाहे किसी ने भी फेंका हो, कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सियासत का एक मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देखा कि राहुल गांधी पर के काफिले पर हुए पथराव के बाद किस तरह से सियासत गर्मा गई है और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यही तरीका रहता है। राहुल गांधी ने साफ कहा है, जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी इस पे कोई बयान नहीं दे रहे तो उन्होंने कहा कि सब पत्थर फेंकवाने वाले वही हैं तो वो बयान कैसे दे सकते हैं। खैर चलिए, एक पत्थरों के साथ पत्थरबाज सियासत भी इस देश में शुरू हुई है और राहुल गांधी के काफिले पे पथराव के बाद गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस को एक मुद्दा भी थमा दिया है। कितना मुद्दा गहराई तक जाएगा, कब तक चलेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि कांग्रेस घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ में एक पत्थर मुद्दा जरूर बन गया है। महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हमारे साथ में हैं। मुकेश शेलावत साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। महेश जी, क्या लगता है आपको कि गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव है, पहले गुजरात के विधायक जहां जिस रिसोर्ट में ठहरे हुए थे वहां पे इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद राहुल गांधी के काफिले पे पथराव होता है, तो लगता है आपको कि ये गुजरात के चुनाव के लिए और उससे ठीक पहले एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह की जो कार्रवाई हुई है कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर के स्टार्टिंग जैसा हुआ है कि विधायकों का 3 विधायकों का भाजपा में प्रवेश और इसके अलावा तो वाघेला, शंकर सिंह वाघेला क्या पार्टी छोड़नी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और फिर वो बेंगलुरु में जैसे अहमद जो पटेल हैं उनके चुनाव के निर्वाचन के लिए जो शायद आज हो भी गया है, निर्वाचन हो गया है 8 को है, तो उस पर जो मतदान है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें एक दे रहे हैं कि कांग्रेस वहां कहीं न कहीं जो भी कुछ वहां समीकरण दल बदल हो रहा है और जिस तरह से मतलब वाघेला का मतलब कहते हैं संन्यास लेना है, तो इससे कांग्रेस में एक अजीब सी बेचैनी रही है। इस अजीब सी बेचैनी को कहीं न कहीं उसको राजनीतिक रूप से दूसरी तरह से एंगल दिया जाए और शायद संभवतः ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो बाढ़ग्रस्त एरिया का जो दौरा किया गया, तो इस मुद्दे को बनाने के लिए चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालते जिससे लोकप्रियता के एक मापदंड बने। आप ये भी देखा होगा कि आप आंधी पिक्चर देखी होगी तो उसमें ये बताया भी, संकेत भी बताया था कि जिस तरह से एक जिस चुनाव सभा में जिस तरह से मतलब पत्थर फेंक करके और एक नेताजी घायल होते हैं,
तो ये तरीके भी अपनाए जा सकते, इस संभावना को भी एक देखा जा सकता है कि किसी तरह से चुनावी स्टंट के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो जितने भी राज्य विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हाँ, जो गुजरात में चुनाव आने वाला है, और साथ साथ ही राजस्थान, चूंकि इसके 3 जिले भी वो गुजरात से जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं आपके पास में लौटूंगा। महेश जी का है कि एक चुनावी स्टंट और सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक सवाल होगा कि एसपीजी राहुल गांधी को मिली हुई है, और सिक्योरिटी एक बड़ी बात है कि एसपीजी के सुरक्षा घेरे में अगर कोई पत्थर फेंक सकता है तो इस पर ना करे कोई बम भी फेंक सकता है या कोई दूसरे वेपन से भी अटैक कर सकता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे लगता है कि सुरक्षा वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो या अन्य दलों का हो, या फिर वो वीआईपी हो जो अगर उस मूवमेंट में है जिसको एसपीजी का अगर रक्षा कवच मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे सिक्योरिटी फॉल्ट्स हैं उन्हें भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मुल्क में पहले भी कई बार इस तरह से नेताओं पे अटैक हुए हैं, तो इस पर जरूर गौर फरमाने की भी एक आवश्यकता है। ये मुझे लगता है कि राजनीति से अलग हटकर के इसे उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। अर्चना जी हमारे साथ में है। अर्चना जी, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, और प्रदर्शन जब हो रहा है तो इसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस इसे राजनीति मुद्दा बना रही है। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा जनता के विश्वास को बहाल करने की प्रक्रिया के तौर पर है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि एसपीजी प्रोटेक्टिंग है राहुल गांधी, और ये सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है भारत की, जो कि वीआईपी को सुरक्षा देती है, और विशेषकर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं थ्रेट्स को लेकर के। अब ऐसी अवस्था में उनकी सुरक्षा में ऐसा कोई सेंध लगती है, और विशेषकर उस प्रधानमंत्री के गृह राज्य में, और उन्हीं के नेता के द्वारा ऐसा किया जाता है, तब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। इंटेलिजेंस फेलियर की बात मैं समझती हूँ उसको, या फिर हो सकता है कि ये वहां का कोई कूटरचित षड्यंत्र हो, क्योंकि पूरा देश इस बात का गवाह हो गया इस 3 साल में कि किसी न किसी प्रकार से सद्भावना को बिगाड़ने को, भाईचारे में किसी प्रकार से विघ्न डालने की एक प्रक्रिया जारी है, और सत्ता की मौन स्वीकृति उसको प्राप्त है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो अपने आप को, जैसा कि बी शर्मा साहब कह रहे थे कि आजकल फेमस और इनफेमस में तो अंतर रहा नहीं, और लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा स्टंट करेंगे तो हो सकता है सुर्खियों में हमें स्थान मिल जाए, या फिर अपने जो आला नेता है उनकी नजरों में ऊपर चढ़ा जा सके। या फिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए गए। आज येदियुरप्पा के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती, 0 टॉलरेंस की बात ही करते थे। इसी प्रकार से बाबू भाई कुशवाहा, जिसे बसपा ने निकाला, इन्होंने गले लगा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और आज रिसेंटली जो मामला है वो तो दयाशंकर पांडे का है, दयाशंकर सिंह का है, जिन्होंने जो बसपा की चीफ है उनके खिलाफ इतने आपत्तिजनक बयान दिए थे जो महिला की गरिमा के हनन के तौर पर देखे गए, और पूरी पार्टी को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या कि पारितोषिक के रूप में उनकी पत्नी को न सिर्फ राजनीति में स्थापित किया गया, मंत्री भी बनाया गया। तो अगर ऐसी चीजें आप मौलिक तौर पर उन चीजों को स्थापित करते हैं और ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं जो कि विध्वंसकारी सोच के हैं या उपद्रवी सोच के हैं, तो अल्टीमेटली उदाहरण के रूप में अन्य लोगों में भी पेनिट्रेट करता है। और ये जो कांड हुआ है, इसने तो इस बात को स्थापित किया है कि इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्रियों को काले झंडे दिखाए गए, विपक्ष के जो स्थानीय नेता होते हैं राज्यों के उनको दिखाए गए, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर जो विपक्ष के नेता, उनके साथ ऐसा व्यवहार, वो भी उस स्थिति में जब वो बाढ़ पीड़ितों के हालात जानने जा रहे हैं। उन्होंने एक संयमित अपने बयान राजस्थान और वहां जाके दिए कि सरकार जो कर रही है ठीक है, लेकिन और आवश्यकता है कि जनता को राहत के लिए काम। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। मुकेश चलाव जी हमारे साथ में। मुकेश जी, यहाँ 2 बातें हैं कि राहुल गांधी के काफिले पे हमला हुआ, आपके डिप्टी सीएम ने तुरंत उसके जांच के आदेश भी दिए, किसी एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया, लेकिन बीजेपी किसी नेता ने निंदा नहीं की कि इस घटना की निंदा की जाती है। ये देखिए, सिक्योरिटी की बात है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति पहले इस तरह की तो कभी नहीं रही है कि अगर किसी नेता पे हमला हुआ हो या कोई इस तरह की चीजें हुई हो और उसके बाद में ये हम निंदा भी नहीं करें। जो कांग्रेस की एक डिमांड भी रही, राहुल गांधी से पूछा भी गया था कि प्रधानमंत्री जी ने निंदा नहीं की इस बात की, खैर उनका अपना बयान हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि घटना अगर किसी भी नेता के साथ हो उसकी एक निंदा की जानी चाहिए? निश्चित रूप से ये जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ है वो किसी भी नेता के साथ अगर होता है तो ये गलत है। और आप जो कह रहे हो कि निंदा नहीं की, हालांकि मैं थोड़ा व्यस्त था तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसी ने की या नहीं की, लेकिन मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस घटना की निंदा करता हूँ कि इस प्रकार की घटना चाहे किसी भी दल के नेता हो उनके साथ में नहीं होनी चाहिए। पर उसके साथ में योगेंद्र जी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने, वहां की राज्य सरकार ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, लेकिन उन्होंने इसको मना किया। इसके पीछे भी ऐसा लगता है कि कहीं वो प्री प्लान में राजनीतिक कोई लाभ उठाना चाह रहे हो
ऐसा उनकी कोई मंशा हो सकती है, वरना जिनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहेंगे? शायद ये मेरे समझ से बाहर की बात है। लेकिन जो भी है, बहरहाल इस प्रकार की घटनाएं चाहे किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अर्चना जी को याद दिलाना चाहूंगा, ये कहने लगे कि आज तक कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है। लेकिन मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अटल जी की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आम सभा में आंध्र प्रदेश के अंदर उनके ऊपर इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। आम सभा में उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना इस प्रकार की पहली घटना हो। हालांकि अगर उस समय हुआ था तो वो भी निंदनीय था, और कल जो घटना हुई है वो भी निंदनीय है। प्रशंसा न उस घटना की जा सकती है, न कल की घटना की जा सकती है। बिल्कुल होना भी चाहिए ये। और लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति में पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं नहीं रही हो। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है और इन घटनाओं के ऊपर विराम लगना चाहिए। सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचे, विचार करें। इस प्रकार की घटनाएं उचित नहीं है कही जा सकती। अर्चना जी ने एक बात और कही है कि उत्तर प्रदेश का इन्होंने जिक्र किया कि ऐसे वर्कर्स मोटिवेट होते हैं जब लगता है कि कुछ इस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद में पार्टी अगर किसी को पनिश करती है, लेकिन उसके अगले पीढ़ी में या उनके परिवार से किसी सदस्य को वापस अब राजनीति में, हालांकि मैं उस राजनीति के छिछले दायरे में नहीं आना चाहता था जी। उन्होंने एक शब्द मायावती जी के लिए बोला था, बिल्कुल उसके ऊपर पार्टी ने एक्शन लेकर उनको पार्टी से निष्कासित किया था। लेकिन मायावती जी के पूरे खून में ने जो उनकी पत्नी और उनकी बेटी के ऊपर जो चरित्रहनन के आरोप लगाए थे, शायद ये उसको भूल रही है, और उसका आरोप वहां की जनता ने दिया है। और जो उनकी पत्नी है, जिनको ये बता रहे हैं कि उनको पुरस्कार दिया गया और मंत्री पद दिया गया, निश्चित रूप से उन्होंने उसका मुकाबला किया था। और वो स्वयं सड़क पर उतर के उन्होंने मायावती के जो कारिंदे थे, जिन्होंने उनके ऊपर चरित्रहनन के, उनकी बेटी के ऊपर और उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और जिस प्रकार के उनके साथ में भद्दी टिप्पणियां की थी, उन्होंने खुली चुनौती दी थी, और चुनौती देकर उसको सड़क पर निपटने के लिए भी वो तैयार थी। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक शब्द जो उनके पति के द्वारा कहे गए थे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया था। लेकिन उनकी बेटी के लिए और उनकी जो स्वयं के उनकी पत्नी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिया था, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया था। लेकिन एक व्यक्ति का अगर बयान है और उस बयान के आधार पर पार्टी केवल उस व्यक्ति को सजा दे सकती है, उसके परिवार को सजा नहीं दे सकती। और उनके परिवार की और ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, फिर चारित्रिक रूप से हमला हुआ, और जिस प्रकार की बयानबाजियां हुई है जी, उस बयानबाजी में ने उस उत्तर प्रदेश के जनमानस को झिंझोड़ के रख दिया था, और उसी का परिणाम है कि आज वो उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में बैठी हुई है। चलिए, स्वाति सिंह की बात कर रहे थे अभी। अर्चना जी, यहाँ एक सवाल है मेरा। राहुल गांधी जी की जो घटना है, मुकेश शेलावत साहब ने कहा कि बिल्कुल उस निंदा की जानी चाहिए और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बीजेपी में लगातार ये बात कही जा रही है। सरकार की ओर से भी वहां से कहा गया कि राहुल गांधी जी को बुलेट प्रूफ कार दी जा रही थी क्योंकि उनको एसपीजी का जो पूरी तरह से जो रक्षा कवच मिला हुआ है, उन्होंने उसको अवॉइड की। और क्या बात हो सकती है जो कांग्रेस पे उंगली उठ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही साजिश और इस तरह के प्लान हो? देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई भी सार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है वो वहां के स्थानीय भाजपा नेता का समर्थक था, और उपद्रवी के तौर पर उसने वो पत्थर वहां फेंके और उसके साथ और भी लोग आए थे। ये ठीक बात है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, पीड़ित लोग हैं, वहाँ जनता के बीच में निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी से नीचे उतरना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये तो सिर्फ बात को घुमाने जैसा है। सबसे अच्छा ये होता, आदर्श स्थिति होती कि जैसी घटना घटी थी उसी समय इसकी निंदा की जाती, जांच के आदेश दिए जाते। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी कल शाम से जब ये घटना घटी है, तब से सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यमों से सिर्फ ये कहना चाह रही कि कांग्रेस ने खुद इस कूट रचना की, कह सकते हैं, रचित करके और इसका माइलेज देने का प्रयास किया। लेकिन ये मिथ्या आरोप है, क्योंकि इतने हल्के स्तर पर न कांग्रेस जाने की सोचती है, न कभी इस तरह की घटनाएं जो होती है उनको संरक्षण देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही होगी कि अपने नेता का हाथ तोड़ देते, जैसे घनश्याम तिवारी जी के साथ सांगानेर में हुआ। लेकिन कांग्रेस में कभी भी अपने पार्टी के नेताओं के साथ हाथापाई नहीं की जाती। हो सकता है कि अभी जो आप पीसीसी के बारे घटना घटी उसको लेकर के कहने का प्रयास करें, लेकिन हमने तब भी कहा कि ऐसी घटना यदि घटती और कोई कार्यकर्ता इसको अंजाम देता है तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आप उसके तहत जाने के स्थान पर उसको लेकर के ऐसी बातें करना चाहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे बड़ा ब्रीच हुआ है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वहां की पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। कैसे वो लोग वहां पहुंचे, कैसे काले झंडे वहां पहुंचे और कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। महेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है उन स्थितियों
परिस्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आजकल आप देख ही रहे हैं कि उसे अगर मैंडेट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसे मैन्युफैक्चर करना है, और जब मैन्युफैक्चर करना है मैंडेट को तो फिर हर तरह की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आज हमने इन अनुभव किया 3 सालों में कि ऐसे लोगों के बहुत से हौसले बुलंद हुए जो सड़क पर जनता को पीटने के लिए तैयार रहते हैं, उसे मारने के बाद इसे मॉरल कह सकते हैं कि मोरालिटी से जोड़ करके और अपनी वाहवाही लेने का प्रयास करते हैं, उसे वीडियोग्राफी तक बनाते हैं। हमने जो ज्ञापन दिया उसमें भी प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से हमने लिखा है कि आप इस चीज को अनुभव करिए कि आपके शासनकाल में क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही कि उन लोगों के हौसले बुलंद हैं जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। चलिए, मैं आपके पास में आऊंगा। संसद में इस बात को लेकर के चर्चा भी हो चुकी है और प्रतिपक्ष ने इस बात को उठाया था कि भीड़ कानून को हाथ में लेकर के किस तरह से किसी व्यक्ति के साथ में हंगामा करती है, उसके साथ मारपीट करती है। ये पार्लियामेंट में भी एक बार इस बात को लेकर के काफी बहस चली है और हंगामा भी रहा, उसमें बहिर्गमन भी किया गया। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं कि राजनीति है, राजनीति पहले भी होती रही है। राहुल गांधी के काफिले पे जो हमला हुआ उसके बाद देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह पे राजस्थान में भी हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी हैं, बहुत सारी जगह प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस इस घटना से एनर्जी लेना चाह रही है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है। क्या माना जाए इसे कि कांग्रेस के पास में पहले कोई मुद्दा नहीं था, अगर राहुल गांधी पे पथराव नहीं होता तो कोई इस तरह का मुद्दा नहीं रहता? देखिए, ये जो मामला है, सबसे बड़ी बात विडंबना है ये हमारे देश की राजनीति की। बाढ़ या अकाल हो या प्राकृतिक विपदाएं वगैरह जो भी होती है, एक नेता जो हैं, जो भी हैं दलों के, वो जाते हैं और लोगों के सुख दुख को बांटते हैं, दिखाने के लिए कहें या मतलब क्या कहते हैं ना, आप परिस्थितियों का या कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा बाढ़ग्रस्त एरिया की थी, इसमें होना ये चाहिए था, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, उन्हें बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए था, उनको राहत देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर चीज में, चाहे ऐसे विपदा का समय हो, चाहे मतलब कैसा भी माहौल को राजनीतिक ढंग से उसको एंगल देने की कोशिश की जाती है। तो ये एक हमारे लोकतंत्र में एक बोल दी एक दुष्प्रवृत्ति आ गई है। इसकी ओर जैसे हम सुचिता की तो बात करते हैं राजनीति में, लेकिन वहीं हम इस राजनीति के शुद्धिकरण की भी बात करें तो उसमें ये इस तरह के हथकंडे भी शामिल होते हैं। अब एक जब आप अभी अर्चना जी ने आपने भी प्रश्न पूछा था अर्चना जी से कि जब उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो उन्होंने जानबूझ के क्यों छोड़ा, क्यों अकेले मतलब चले गए। और जब मालूम है कि आज की तारीख में अगर कुछ भी वहां जैसे एक छोटी जहां बाढ़ प्रभावित जो उत्तेजना जिनको जहां पे राहत नहीं मिल पा रही हो तो उनका एक जनसमूह भड़क भी सकता है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे मतलब सत्तारूढ़ दल का है, कि जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे को कुछ मदद नहीं मिल रही है, नेता लोग सिर्फ सहानुभूति दिखाने आए हैं, तो ये एक भाव इस ध्यान को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्शन को जो अपना एसपीजी का जो मिला हुआ था उसे नहीं छोड़ना चाहिए था और वो जाना चाहिए था। अब जो भी है और जिस तरह का वातावरण है, वास्तव में ये निश्चित रूप से अगर कोई दल इस तरह के आपसी में जो संघर्ष की स्थिति आती है राजनीतिक और हाथापाई की नौबत आती हो और एक दूसरे के नेताओं के प्रति, ये निश्चित मान के चलिए कि आज कांग्रेस में मतलब राहुल गांधी का जो कद है वो सबसे सर्वोच्च है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे और उस पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे भी आप मतलब क्या कहते हैं राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है कि एक बहाना था, कोई एक बहाने के आड़ में, और चाहे उनकी पब्लिक इधर से कांग्रेस की पब्लिसिटी की बात हो, सहानुभूति की बात ले लें, तो वहीं दूसरी ओर से क्योंकि राहत सामग्री बांटी जा रही थी, उधर राहुल गांधी ने उस एरिया में राहुल सामग्री भी बांटी जा रही थी, तो इससे प्रतिद्वंदी दल है और जो कि चुनाव भी होना है गुजरात में, ऐसी सूरत में इस तरह की जो घटनाएं होती सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए या मतलब किसी नेता की वहां प्रभाव नहीं फैल जाए, इसके प्रतिरोध में भी इस तरह के हरकतें की जा सकती है जी। तो ये तो माना जा सकता है कि जो घटना है राजनीति से प्रेरित है, ये माना जा सकता है, ये बिल्कुल काफी इसमें ये दम है। और क्योंकि अब एक राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में रोष होना स्वाभाविक है कि उनके सबसे बड़े नेता पर इस तरह के हमला, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ पे एक परंपरा भी नहीं है, पहले से भी चली आ रही है, अगर कोई वास्तव में शीर्ष लीडरशिप है, अगर उसके साथ में किसी तरह की कोई घटना होती है,
तो उसके विरोध स्वरूप उसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जाती है। या इसी तरह से कहीं अगर कहीं कोई चुनाव जीतना हो या फिर कोई नया कोई ऐसा हो तो उसको भी राजनीतिक दल खुशी के जरिए उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। तो अवसर होते हैं, अवसर कैसा है ये डिपेंड करता है कि राजनीतिक हालात पे। अर्चना जी, ये देखिए, चलिए चेलाव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले भी इसकी निंदा कर चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने पत्थर को भी दो भागों में बांट दिया है। जब पत्थर सेना के अधिकारी और सैनिकों के ऊपर होते हैं तब तो ये कहते हैं कि आजादी की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आजादी है। और आज नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। एक पत्थर आज आज 2 मिनट आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आज कश्मीर के अंदर आतंकवादी द्वारा सैनिकों के ऊपर जब पथराव होता है तो कांग्रेस के नेता ये कहते जब वहां पे अगर वहां पर नहीं, आपके शासन में होती थी लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते थे। अभी सेना उसको नजरअंदाज नहीं कर रही है और उनको आतंकवादियों को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन एक मिनट में कंप्लीट करना चाहूंगा कि सेना के ऊपर पथराव होता है उसमें तो आजादी की अभिव्यक्ति है, और कांग्रेस के नेता के ऊपर होता है तो लोकतंत्र की हत्या है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर राहुल जी के साथ में हुआ है गलत हुआ है, लेकिन जब सेना के साथ हुआ है तो कांग्रेसियों ने पूरे देश के अंदर उस समय क्यों नहीं कहा, आंदोलन किया कि साहब सेना के ऊपर जो पथराव हो रहा है वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है? उस समय तो उन्होंने साफ कह दिया। नहीं, हमने तो कहा हम नहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है, सेना कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, सेना कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस। एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा छोटा। अर्चना जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया पे काफी चल भी रहा है, हमने पहल भी की, कोशिश भी की मैंने कि पत्थरबाजी को लेकर के मैंने गूगल पे डाल करके भी देखा है कि पत्थरबाजी से जुड़े हुए है कुछ व्यूज किसी के आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरा एक दायित्व बनता था कि जब डिबेट में आएंगे तो ये बात आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि कश्मीर में पत्थर फेंके तो आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी, और अगर राहुल गांधी फेंकते हैं तो लोकतंत्र की हत्या है ये। तो ये बात मैंने देखी, लेकिन चिलाव साहब मैं जानना चाहूंगा कि मेरे को डाउट था कि शायद हो सकता है कि जो ये चल रहा है व्हाट्सएप शायद गुलाम नबी आजाद को लेकर के पार्लियामेंट के किसी बयान का हो, लेकिन मुझे कहीं को दिखाई नहीं दिया कि किसी कांग्रेस के नेता ने इस बात की हो। तो मुझे एक बात बताइए, शासन आप करते हो, समझौते आप करते हो, आपके कोalition की मुख्यमंत्री कह रही है आजादी चाहिए, आजादी का नारा है, आप मौन स्वीकृति देते हो। सरकार ने जब भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, पत्थरबाजियों के खिलाफ कार्रवाई की, संसद के अंदर कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। सरकार ने जब भी कार्रवाई की, कांग्रेसियों ने आरोप लगाया पत्थरबाजियों के साथ में गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चे हैं, बेकसूर लोग हैं, आखिर में वो भी देश के लोग हैं। ये बयान है कि बेकसूर लोग हैं। ये समय तो आपकी बात से ये गुलाम नबी आजाद साहब का बयान नहीं है, ये बेकसूर लोग हैं। लेकिन वो बात सुनिए, उसमें ये भाजपा के नेताओं ने भी कहा है कि इन्हें मुख्य धारा में लाना है और ये हमारे देश के लोग हैं। ये खुद प्रधानमंत्री ने वहां जाके कहा हमारा ये बयान उन्होंने ये नहीं कहा कि पत्थरबाजी बेकसूर है, उन्होंने कहा नहीं कि पत्थरबाज बेकसूर है, उन्होंने कहा है जो पत्थरबाज है वो बेकसूर है, ये कांग्रेसियों ने कहा है, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो पत्थरबाज है इनको सजा मिलनी चाहिए, तो सबको पाकिस्तान भेज दो। नागरिक है भारत के, उनको सुधारने के लिए आपके प्रधानमंत्री बोल के आए। तो हिंदुस्तान, आप तो कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप कश्मीर को छोड़ दीजिए, क्या राजस्थान में अगर कोई सेना के ऊपर पथराव करेगा तो क्या हम उसको पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे? निश्चित रूप से उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान का हो या कश्मीर का हो। कब से होगा, इतने सैनिक मर गए, लेकिन आपने वहां जाके सैनिक देखो बेटी की शादी में शिरकत कर। नहीं, आप गलत नहीं है, आपको बेटी की शादी में कोई गए नहीं है। कैसे नहीं गए? मेरी बात सुनिए, आपके आज तक जितना कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन आज चल रहा है, 50 साल में कांग्रेस के किसी भी शासन में नहीं चला है, कांग्रेस के किसी भी शासन में चलाना है। पॉलिसी को लेकर नहीं, आज तक कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार आतंकवादियों के खिलाफ एक कार्यक्रम नहीं चलाया था। तो आपका ये रोड मैप था कि वहां जाकर शॉल साड़ी बदलो, आम दो, उनकी नाती की शादी में जाओ, आतंकवाद को लेकर आओ, ये नहीं आपकी
नहीं, हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति तो हमने बता रखा है। आज कश्मीर के अंदर आतंकवादी खत्म हो रहे हैं, आतंकवादी कम हो रहे हैं। कश्मीर में उनको अब उनको बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, अब उनको बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, उनके साथ में ईंट का जवाब पत्थर दे दिया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमने मारी नहीं, लेकिन आप जहां पत्थर से चल रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राहुल के काफिले पर हुई पत्थरबाजी को। चलिए, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जो एक नारा चल रहा है या फिर जो वक्तव्य चल रहे हैं उसको लेकर के मैं दोनों से आपसे कहना चाहूंगा, और वैसे भी इस बात को गौर फरमाना चाहिए कि मुझे नहीं लगता है कि इस मुल्क में सेना के प्रति ना किसी पॉलिटिशियन के वफादारी या उनके प्रति सम्मान में किसी में को डाउट नहीं करना चाहिए, और ना सेना के ऑपरेशन पे किसी को कोई संदेह है। इसे एक राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाया जाना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे एक नई परंपरा है, अभी अर्चना जी भी आरोप लगा रही थी कि उनकी नातिन की मैरिज में जाकर के और हम शॉल कंबल देकर के आते हैं। आप भी कह रहे थे कि यहां ला करके आप बिरयानी खिलाते हैं। मुझे दोनों वाक्यों का अच्छे से ध्यान है कि जब नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे अपने विदेश यात्रा के दौरान और बिल्कुल बिना प्लान के वहां जाकर के आए, हो सकता है पहले से उनकी एक प्लानिंग हो, जाकर के आए। अच्छी बात है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सौहार्द और टेबल टॉक, मिलने रिश्ते बनाने से चीजें निकलती हैं और एक कूटनीतिक आपकी एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अतिथि देवो भव, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब यहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, जयपुर के ही रामबाग पैलेस के अंदर सलमान खुर्शीद साहब ने उन्हें रिसीव किया था और यहां खाना खिलाया था और अजमेर में दरगाह जियारत करने के लिए आए थे। उसी दौरान 2 सैनिकों के सिर काट लिए गए थे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। इसको बड़ा एक इश्यू भी बनाया गया था। लेकिन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि उस परिस्थिति में क्या हो सकता है। हम इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय केवल एक सियासी मुद्दा हो सकता है, इससे हासिल कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आपके कार्यकाल में आते हैं और सीमा पर तनाव होता है, आप उनको खाना नहीं खिलाएंगे। ये कि बहुत बार चली भी इस बात को लेकर, कई समीक्षकों ने भी लिखा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि इसको हम चर्चा करें। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है, आपका जो प्रश्न है वाजिब हो सकता है। वही बात मैं कह रहा हूं, आज बाढ़ जो है, बाढ़ न कांग्रेस की तरफ से लाई गई है, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई। ये प्राकृतिक आपदा है। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, भविष्य में कैसे इन चीजों को दूर करें। इस प्राकृतिक आपदा, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी आई है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये प्राकृतिक आपदा आ रही है। बाढ़ गुजरात में आई है, राजस्थान में भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जयपुर की स्थिति तो बहुत बेहाल हुई थी। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपने उसमें क्या किया, पर मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो राजनीति बाढ़ के नाम पे हो रही है, इससे अच्छा तो ये होता कि राहुल गांधी जी जाते, सर्वे करते और राज्यपाल से मांग करते। क्या इन्होंने एक भी जगह जहां जहां भी ये गए, कहीं ये राज्यपाल से इन्हें मिलने का प्रयास किया, या कहीं इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देने का प्रयास किया, या कहीं बाढ़ राहत कार्यों में अगर कहीं सरकार की कोई कमी रही है या कोताही बरती जा रही है तो उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने का इन्होंने प्रयास किया। चलाओ साहब, एक बात कहना, तो राहुल गांधी ने जब रवाना हुए थे उसके बाद ये बात कही थी, मीडिया से भी कही थी, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हम हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं और एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में है, हम बाढ़ दोनों राज्यों को लेकर के हम उस पर चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जिक्र भी किया था सांचौर के अंदर भी इस बात का। समस्या ये है कि जब सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष जो हमारे वो और अन्य कांग्रेस जन वहां पहुंचे और राहत का काम कर रहे थे, किसी ने भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। इनके एक वहां के प्रभारी मंत्री ने अनर्गल बयानबाजी करके उसको सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास किया। अर्चना जी, आप बता दीजिए राहत का काम क्या कर रहे थे, ये बताइए आप मुझे। केवल जाके और सेल्फी खिंचवाने के अलावा और क्या किया? कौन सा आपने राहत का काम किया? खा रही थी एरियल व्यू के समय, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। हमने तो ऐसी अच्छी राजनीति नहीं की, लेकिन आप सचिन जी ने भी खाना खाया होगा। सचिन ने भी हेलीकॉप्टर में बैठ करके ऊपर से देख, सचिन जी ने भी खाना खाया होगा, राहुल जी ने भी चाय पी होगी। इस बात को अपन राजनीति में न लाए, इस बात में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। राहत की बात एक बार के लिए सुनिए, आप राहत की जो बात करते हैं, हम जाए पीड़ितों के पास, नहीं हमको आपत्ति नहीं है, हम हैं, आप जाइए, हम चाहते हैं कि आप राहत कार्य करिए। राहत कौन पहुंचा रहा है, एक बार आप सुनिए, कौन कर रहा है, राहत कौन कर रहा है, राहत कौन दे रहा है, एक बार जरा सुनिए आप। हाँ जी अर्चना जी, हम वहां पहुंचते हैं, हम काम करते हैं, काम करने के बाद हम अपील करते हैं सरकार से कि आपकी राहत में कमियां हैं, ऐसा करिए, हमारा धर्म भी है और हमारा दायित्व भी है। हमने उसको पूरा किया। उसके बाद वहां पर स्थितियां इतनी बिगड़ी
कि वहां महामारी फैलने वाली मस्कीटो नेट्स दीजिए, गलत है क्या? जनता की आवाज को उठाना, उनकी बात को कहना, मेडिकल ऑफिसर्स भी हमारे कहने के बाद ही वहां पर गए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे आप इतने विचलित होते? उन्होंने कहा सरकार रात का काम कर रही है लेकिन इसमें खामियां, इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। ये कह सकते हैं सद्भावना के तहत दिया गया बयान था और जो कमियां है वो तो दिख ही रही है। उसके बाद हमने एक डिमांड चार्टर रखा, मुख्यमंत्री तक उसको पहुंचाया। आप उसको सद्भावना के साथ लेना ही नहीं चाहते, आप उसको राजनीतिक रंग देना चाहते हो। वहां की जनता की क्या, आप राहत की बात करो, हमारे सारे संगठन वहां पर राशन पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, कपड़े पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही जनता हाथों हाथ नहीं लेती है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग जिनको ऐसा लगता है कि विपक्ष वहां मौजूद होगी तो वो ऐसी कूट रचनाएं रच करके पत्थरबाजी करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कश्मीर के पत्थरबाजों को संरक्षण देते हो और यहाँ पर आप तो ऐसे पत्थरबाज पैदा कर रहे हो जो शांति प्रिय जो अर्चना जी, जांच के बाद पता चलेगा ये पत्थरबाज कौन है। अरे वो हो गई जांच, तो जांच के बाद पता चलेगा। सही कार्य करता है। नहीं, मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, तत्काल एक्शन लिया। काम नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कराती, तत्काल कार्यवाही नहीं करती, न सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। भारत, आप महेश शर्मा जी आप बैठे इतने वरिष्ठ हैं, मुझे एक बार बताइए, क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर अपने लोगों को कोसता हो, अपनी धरती की विरासत को कोसता हो, अपने देश के इतिहास को कलंकित बताता हो? ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। अति उतावलापन है, अपने आप को युग पुरुष साबित करने की एक कह सकते उत्सुकता है और इस तरह से करके, क्योंकि एक 31% का मैंडेट है योगेंद्र जी, उसको मेंटेन करना, उसे उसी प्रकार से रखना, सिर्फ उस तरह से आप लोगों ने 27% में सरकारें बनाई है। हाँ सुनिए, आप मेरी ये बहुमत बनाई है, गणित है, ये गणित आंकड़ों में, ये आंकड़ों में नहीं है, ये गणित का विषय है। गणित में जिसके पास ज्यादा अंक होंगे उसकी सरकार होगी। इसमें आप 31% और 27% में बताइए, बहुमत के आधार पर सरकार है। हम मुद्दे पे लौटे हो रहा है आपसे, हम बाढ़ के मुद्दे पे लौटे, उससे शायद हो सकता है ये तो आपको समझ नजर आएगा, उससे कुछ भला हो सकता है। महेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, दो बातें निकल के आती हैं। पत्थरबाजी से जोड़ करके कश्मीर तक भी हम पहुंच गए, सेना का भी हमने राजनीतिकरण कर दिया, सारी चीजें हो गई। ऐसा लगता है आपको कि सेना को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी बहुत कुछ होने लगी, तो इससे, क्योंकि हमारी कई बार बात होती है कि कम से कम सेना को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, ये जो एक नया मुद्दा बना है और नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए। आपने ये देखा कि 2014 के जो चुनाव हुआ था उससे पहले क्या स्थिति थी। उस समय एक वन रैंक वन पेंशन वाली जो मामला उठा था भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से, वो काफी धरना प्रदर्शन वगैरह सब चले थे। शुरुआत वहां से शुरुआत हुई थी। इसके बाद में जो कश्मीर का जो मामला आया, जो कि मौजूदा सरकार, जो अभी नरेंद्र मोदी की जो सरकार, उस समय बीजेपी ने ये मुद्दा बताया कश्मीर की हालत को हम ठीक करेंगे, 370 धारा को हम मतलब मान्यता नहीं देंगे या समाप्त करेंगे। ये सर कई वादे ऐसे किए और कोई मतलब हम आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। हम मतलब क्या कहते हैं, एक कोई सर काटेगा तो हम 10 सर काट के लेके आएंगे। वो एक चुनावी जो नारेबाजी थी, लेकिन वो अब जाके यथार्थ में जैसे जो घटना जो होना नहीं चाहिए, जो होना अब हो रहा है, अब जो ये बिल्कुल ठीक नहीं। इससे सेना के मनोबल पे बहुत असर पड़ता है और साथ साथ ये भी मान के चलिएगा कि आपने बीच में देखा होगा एक यादव नाम का जो सैनिक था जिसने जो खाने को लेकर के सोशल मीडिया पे किया, ये वो सोशल वायरल भी हुआ, वो जो उसका मैसेज वगैरह जो भी था और किस तरह से उसको बाद में हटा दिया गया या जिस तरह की राजनीति हुई, या मतलब वहां के प्रशासनिक सैनिक प्रशासन में ये भी बताया गया बाद में, सब सोशल मीडिया में कोई भी सैनिक मतलब इसका इस्तेमाल दिख रहे। ये सारी जो चीजें होने के बाद में भी ऐसा लगता है कि हम राजनीतिक दल किसी भी बात को, अब जब बाढ़ पे है या किसी पे भी है, एक तो मतलब क्या कहता है ना, गरीब को आधार बना करके जो एक राजनीति की जाती है, गरीबी को आधार पे बना के, अब कम से कम सीमाओं को लेकर के भी मतलब जिस तरह की राजनीतिक जो बयानबाजियां और जिस तरह की मतलब घोषणाएं वगैरह जो की जाती हैं, तो इनसे अपने को दूर होना चाहिए। ये इसमें कोई एक दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के, हालांकि रिलेवेंट मैटर नहीं है लेकिन बीच में चर्चा आ गई, तो मैं आपसे छोटा सा एक जवाब चाहूंगा इसमें कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री या किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, उस दौरान के जैसे अभी जिक्र किया है कि 2014 में स्टार्टिंग के अंदर ही जब
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ पे कुछ फैमिली फंक्शन में गए, तो क्या वास्तव में इन सब चीजों का क्या जिक्र एक पॉलिटिकल उसमें पैरामीटर में डाल के किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो जिस तरह का एक सौहार्दपूर्ण वर्त, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, भाजपा पहली बार बहुमत से आई थी, उसे अपना एक मैसेज देना चाहे, तो स्टार्टिंग उन्होंने साउथ एशिया के जो देश हैं उनसे वहां शुरुआत की थी। एक नई पहल थी ताकि पड़ोसी जो हैं, और ये कंसेप्ट भाजपा का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने, जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज के जिस रूप में एक समूह काम कर रहा है, यूरोपियन समूह जो थोड़ा सौहार्द की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महज दोनों कॉन्सेप्ट बीजेपी के ही रहे। ये बिरयानी वाला जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि एक तरफ तो सर काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिरयानी, निंदा का जो कॉन्सेप्ट था ये भी बीजेपी का ही आया था उस वक्त, क्योंकि चुनाव थे कमिंग डेज में, तो इस वजह से बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया था। और मथुरा की थे, हाँ मथुरा के थे वो सैनिक जिनके उस वक्त आर्मी के चीफ जो थे उनके वहां पे भी जाकर के आए थे। तो ये मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि वास्तव में इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जाना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी भी गए होंगे वहां तो देश के भविष्य के लिए सोच करके गए होंगे, या उस वक्त बीजेपी को निंदा करनी चाहिए थी जो कांग्रेस को आपने एक बयानबाजी करने का अवसर दिया? यही मैं कह रहा हूं कि कम से कम सीमा की सुरक्षा करने वालों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाए देना चाहिए। कारण क्या कि जो सुरक्षा, जब सैनिक अगर ये महसूस करेगा कि वो जो अब ये देखता है कि मेरे को लेकर के आपने 2013 या 12 के अंदर एक मंत्री ने ये कह दिया था कि वो मतलब शहीद होने के लिए तो जाता वहां पे, मतलब कहते हैं फौजी, तो मतलब इस तरह की जो हर छोटी मोटी चीज पे नेता ये सोचते हैं कि इससे हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, या इससे मतलब हम कहते हैं दूसरे दल में प्रतिद्वंदिता से हम लोकप्रियता, आरोप प्रत्यारोप, बचाव और पुरानी घटनाओं को उजागर करना, ये अब नहीं होना चाहिए। और इस मामले में ये देख लीजिएगा कि जो चीजें हैं, अब आप ये देखिए कि चाहे वो 1962 की बात कर लें या आप पाकिस्तान के साथ कि बांग्लादेश की बातें करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं माहौल को गरमा रही हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, शांति की ओर केंद्रित कर रही है। योगेंद्र जी, आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति में शुचिता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट देते हैं, आपसे विपक्ष तो पूछेगा ही प्रश्न, क्योंकि आपकी नीतियों पे खुलासा होना चाहिए, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज हो। अब आप एक अच्छी बात कहते आप उस समय सभी ने कहा कि सुषमा स्वराज ने ठीक कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका चाइना की है, वही प्रैक्टिकल बात। फिर आप कहते फिर महिमा मंडन पे आ जाते हो और नेहरू जी के राष्ट्रवाद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे। उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई है नहीं अभी तक। उन्होंने कभी अपने राष्ट्रवाद को लेकर के उसका महिमा मंडन नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि नेहरू जी का राष्ट्रवाद खुद की सेल्फ ग्रूमिंग थी और प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा को। ऐसे बयान देख करके फिर आप अपनी विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। आपने सही कहा कि आर्मी की किसी भी फीट का पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। जब आर्मी ने स्ट्राइक की, वहां जा सर्जिकल स्ट्राइक की, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश ने उसका विश्वास कर लिया, किसी ने प्रति प्रश्न नहीं खड़ा किया। फिर क्या आवश्यकता थी गृहमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय आगामी समय में आसन्न थे चुनाव उत्तर प्रदेश में। तो ये जब होता है ना, जब इसका राजनीतिकरण होता है, फिर शुरू होता है एक तरीके से उस पर उसका कह सकते विच्छेदन शुरू हो जाता है बयानों के माध्यम से, उसकी यूं कह सकते हैं उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और डिबेट शुरू हो जाती है। तो ये किसने शुरू किया, ये परंपराएं कौन डाल रहा है, कौन इन चीजों का? एक मिनट, आप मेरी बात पूरी लीजिए, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के हमें बहुत सावचेत रहना चाहिए। ना आपके शासन में कोई युद्ध हुआ, करगिल युद्ध हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इस करगिल युद्ध के समय भी हमारे जो सेना प्रमुख थे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें स्वीकृति प्रदान नहीं की, वरना हम इन स्थितियों को इस प्रकार बनाते कि पाकिस्तान का सिर उठा करके और भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को न पार्लियामेंट में न सड़क पर उठाई, क्योंकि सेना का जो काम है वो देश की रक्षा से जुड़ा है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, हमारे आत्म स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, और हम लोगों के लिए वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि गौरव है। ऐसे में आप जब राजनीतिकरण करते हो, म्यांमार में जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तब खुद सेना ने वहां की सरकार को खंडन करना पड़ा, नहीं भारत की सेना हमारी टेरिटरी में नहीं आई, हम यहाँ मोबाइल लूटने का काम कर रहे थे। तो ये स्थितियां ऐसी बनती है, उसके लिए परिपक्वता की आवश्यकता है। और आपके खुद के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, आज गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है,
उन्होंने खुद ने बयान इंटरव्यू में कह दिया एक मीडिया चैनल को कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई हमारी बहुत बड़ी सोची समझी वो नहीं थी स्ट्रैटेजी। ये तो जब मैं मेरे एमओएस को देख रहा था टीवी चैनल पे जूझते हुए तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम इस चीज को करें। यानी आप इंस्टेंट करते हो, ये मैगी है जिसको 2 मिनट में बनाकर देश की रक्षा के नाम पर परोस सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी अपरिपक्वता की परिचायक है और यही कारण है कि वो लोग जिनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको रेबिड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आपके ऐसे अपरिपक्व बयानों का फायदा उठाकर देश की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। जब केंद्र में इंदिरा जी की सरकार थी और जब भी कभी इस प्रकार की कार्यवाही, चाहे बांग्लादेश का मसला हो, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सशक्त विपक्ष के नेता की नहीं सशक्त नहीं विपक्ष के नेता की आप और उन्होंने इंदिरा जी, देखो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो, पहली बात सुनिए। तो उन्होंने उनको इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी। नहीं दुर्गा, आप मुझे बीच में आप डिस्टर्ब मत करो, दुर्गा जी की उपाधि दी थी। आज हमने कर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की और सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बात कही तो आप ये कह रहे हो उसका सबूत दीजिए। सेना से आप सबूत मांग रहे हो, नहीं आप यहाँ बैठ के मना कर रहे हो, आप संसद में बैठो, आप संसद में आपने सबसे सबूत मांगा है। आप अजी आप ये मना करने से काम नहीं चलेगा। उस देश की जनता देख रही है इस बात को, इस देश की जनता देख रही है कि आप लोगों ने सेना से सबूत मांगा है, सेना से सबूत मांगा है, आप सबूत दीजिए। इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा, इसी संसद में अरुण जेटली ने नहीं मेरी बात सुनो, नहीं कहा दुर्गा। नहीं मैं आपको अटल जी ने क्या कहा, ये जो यहाँ तक कहा कि आज मैं कह रहा हूँ सेना से सबूत नहीं मांगा। हमने सरकार को उस समय मोरल सपोर्ट दिया विपक्ष में रहते हुए भी, पर हमने कभी सेना के प्रश्न कार्य को ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आपने सेना के साथ सबूत मांग रहे हो और आज कोई भी कार्रवाई करने के बाद सेना को सबूत देने की आवश्यकता पड़े, ऐसा विपक्ष जो सेना से सबूत मांगता है। आपके मना करने से क्या होता है, आपके मना करने से क्या होता है, संसद में आपके जो लोग बैठे हैं वो सेना से खंडन होता है। पार्लियामेंट में आपके अरुण जेटली कहते हैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, सेना से सबूत मांगा, सेना से सबूत चाहते हो नहीं, आप इस बात को आप जुटलाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन सेना का मोरल गिराने का प्रयास किया गया। हम मुद्दे से दाएं बाएं नीचे। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये, ऐसे कोई कार्यकाल नहीं है किसी सरकार का जिसमें इस तरह की आपदा नहीं आई हो। कभी फ्लड, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, माफ करिएगा, कभी पाला, कभी ओलावृष्टि, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा में है सारी चीजें, क्या रोका जा सकता है? नहीं रोक सकते तो इसमें सियासत क्यों होनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रियम तो किया जा सकता है। जब 2015 में इन इलाकों में बाढ़ आई थी, अतिवृष्टि हुई थी और हालात खराब हुए थे, तो आपको सावचेत रहना चाहिए था। लेकिन विडम्बना देखे कि इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसका एक भी जिले का कोई ऐसा रोड मैप तैयार नहीं था कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी तो हम क्या करने वाले। तो जब ये सारी स्थितियां होती हैं फिर वही पुनरावृत्ति होती, तो विपक्ष को क्या अधिकार नहीं है अपने देश में? नहीं आप पूरा अपने अधिकार का उपयोग करिए, पर राहत देने का प्रयास करिए। राहत देने के बनस्पत राहत देने के बजाय अगर हम सेल्फी खींचा के सरकार को नीचा दिखाने के बाद, सेल्फी तो प्रधानमंत्री खींचते हैं, नहीं उल्लंघन सेल्फी खिंचाते हुए कांग्रेस के नेता राहत कार्य नहीं कर रहे, सेल्फी खिंचा रहे और केवल बयानबाजी करके जो सरकार के राहत कार्य उनको भी बाधित करने का प्रयास किया। आपके हाथ हिला के मना करने से उसको जनता उसको नहीं, जनता इस बात को देख रही है। हम रोक सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं को, सरकार का किसी को, मैं तो पार्ट टाइम से ऊपर उठ करके जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जितने भी सरकार किसी की भी हो, प्राकृतिक आपदा का पूरा प्रबंध करती है, पर जिन क्षेत्रों के अंदर कभी बाढ़ नहीं आती है, अगर उन क्षेत्रों में अगर बाढ़ आती है, जिन बांसवाड़ा इस क्षेत्र में अगर बाढ़ आती है तो निश्चित रूप से सरकार को अगर कई बार उसके नए प्रबंध करने पड़ते हैं और सरकार उसका प्रयास करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में। ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारी सरकार ही बाढ़ राहत कार्य कर रही है, हर सरकार बाढ़ राहत कार्य करती है। सरकार तो बाढ़ राहत में खातेदारियां खोल देती नाले नालों में। हाँ चलिए तो इस प्रकार मैं जानना चाहता हूँ होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए नहीं, बिल्कुल मुद्दे पर आना चाहिए। जब भी अगर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, उस आपदा से निपटने के लिए पक्ष और विपक्ष को सामूहिक रूप से जनता के बीच में बैठ के उनका राहत कार्य प्रारंभ करवाना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा कोई पहले से प्री इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं आती कि इस बार रेगिस्तान में आ रही है तो अब अगली बार कहां आएगी। जो चेरापूंजी कहलाते थे कोटा झालावाड़, आज वहां पर इतना वर्षा नहीं हो रही है। जो क्षेत्र रेगिस्तान कहलाते थे, आज वहां पर बाढ़ की हालत हो रही है। तो ये प्राकृतिक आपदा ही है और सरकार इनसे निपटने में सक्षम है, लेकिन विपक्ष को
एक सकारात्मक भूमिका के साथ में बिल्कुल गए थे। नहीं तो आप जाइए ना, आप जाने नहीं जाइए, जाने के साथ मंत्री एक कंडीशनर रूम में बैठ करके जो प्रभारी हमारे मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ 5 दिन से बाढ़ में फंसे हुए थे और आपके मना करने, अर्चना जी मना करने से जनता नहीं आपको दिखाना जरूरी है क्या? हर आपके सारे समाचार पत्र कह रहे हैं कि श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ वहां पर बैठे हुए हैं, 5 दिन से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बैठे हुए हैं। आपको दिखाना जरूरी थोड़ी है, जनता को हमें दिखाना है, जनता को दिखाए। आप देखो अर्चना जी, आपके पास में सत्य को ठुकराने के लिए केवल ये कहना हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, ये आपको जानना जरूरी है एक राजनीतिक दल के नए। तो खुद मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण ये आपकी सोच है, काम किए कार्य का राजनीतिकरण कर नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ कालीचरण जी शराब खुद फील्ड में बैठे हुए हैं, कालीचरण जी शराब फील्ड में गए, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्यों सिर माथे बिठा रहे हैं? ऐसा नहीं, ये हमारा जाकर करा ऐसा काम, ऐसा तो क्या परशुराम मजरना उनके महिपाल मजरना जैसों को, विष्णु जैसों को सिर पे बैठा है? किसी ने गलत किया, सिर पे बैठा है क्या? नहीं बिठाया, जो कानून के हवाले, जो मजबूरी आन पड़ी थी तब जाके कानून के हवाले किया। अशोक सिंघवी को क्यों रिइंस्टेट कर दिया? सबसे बड़े खनन घोटाले को अंजाम ऐसा ये सरकार की पॉलिसी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जिन अधिकारियों को आरोप लगे क्या कभी और रिइंस्टेट नहीं हुए? नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे। आपने उनको तो और बना दिए। ललित गेट आज भी आप दुखी हो, जोधपुर में जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं गेलो सब दुखी हो रहे हैं। बताइए, लोकायुक्त जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में जोधपुर में जो जेल में जा रहे हैं गेलो सब दुखी हो रहे हैं। चले मैं महेश जी के पास में जाना। महेश जी देखिए, कानून काम करेगा, नहीं वो दुखी है। सदन में हो चर्चा क्या बात, इसे राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनाया जाता है बजाय सोल्यूशन के, या वहाँ राहत किस तरह से दी जा सकती है, कैसे इसका हल निकाला जा सकता है? मुझे लगता है कि पार्टी लाइन और राजनीति से ऊपर उठ करके इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, लेकिन उससे बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं, वहां के लोगों को हम राहत कैसे दे सकते हैं, चर्चा उस पर की जानी चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन परिस्थितियों में जैसे हमारे राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं, ऐसे इश्यू भी, क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है उसमें, या राजनीति तलाशते रहेंगे? देखिए ऐसा है कि 2 चीजें हैं कि आपने डिपार्टमेंट बना दिया, उस डिपार्टमेंट ने कितने साधन उपलब्ध कराए। बारिश आ रही है, पहले से हम बारिश आने के बाद जानते हैं, उससे पहले नहीं जाएंगे, उससे कोई मास्टर प्लान बनाया हो कि जहां संभावित चिन्हित किए हो, डिपार्टमेंट इसी काम के लिए है। जैसे कोटा है, आपके जो चित्तौड़ है, उदयपुर वगैरह, वहां का पूरा अभी रोड मैप नहीं है। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट भी बनाया है तो उसमें पूरी स्टाफ नहीं है, टेक्निकल एडवाइजर नहीं है आप। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूर नहीं जाए, जयपुर तो बाढ़ आई हुई है 1981 में। आप वहां देखिए कि एक नाव तक नहीं है, नाव भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कभी बादल फट गया तो क्या करेंगे? तो ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों को ध्यान में, ये आज ये मालूम है ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, कहाँ जाके क्या चीज हो रही है, जहां पानी नहीं है वहां पानी बरस रहा है, और जहां मतलब क्या कहते हैं ना, जहां सरसब्ज इलाका है वहां पानी नहीं बन रहा है। तो इन चीजों को ये सारी पूरा एक प्लान बना के समुचित धनराशि भी उपलब्ध कराए। दूसरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है, चाहे चेला साहब चाहे अर्चना जी, और सरकार दोनों की है। मैं इतना सा जानना चाहूंगा कि कभी भी सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है तो वर्तमान में एक बड़ी अलग चर्चा, मैंने एक दिन पहले भी जानना चाहा था इसको, कि हम उसे एक रक्षा कवच दे रहे हैं। किस मायने में? हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये नहीं है कि वास्तव में जिस पैसा इसी बात का ले रहे हैं अधिकारी, वहां के कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी है कि अगर कभी डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी ऐसी आपदा होती है तो उसके लिए आपको प्रबंधन करना है, और उनकी कमी को उजागर अगर प्रतिपक्ष करता है या मीडिया करता है तो उसे बचाया जाता है, अगर ये कह करके कि नहीं बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी है। चर्चा होनी चाहिए। भैरव सिंह शेखावत के भी स्टेटमेंट हमने सुने हैं कि अगर कहीं कोई कमी है तो इसकी जांच करवाएंगे, अगर कोई है तो घर भी भेजते थे, वो सस्पेंड भी करते थे। पहले ऐसा कुछ रहा। पिछले कुछ सालों से हमारे ये नहीं लग रहा है कि हम एक बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो सत्ता पक्ष किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी पे, ये इस बचाव के करते रहे। आप ये ताजुब करोगे कि क्या राजधानी से ही सब गोताखोर जाएंगे वहां जहां पे भी बाढ़ आई है?
वहीं मतलब कहते हैं पूरा का पूरा सब जगह हर जिले में गोताखोर है, हर जिले में नावें हैं और हर जिले में बचाव कार्य करने के लिए सारी व्यवस्थाएं। मैंने आपको वही बताया कि परिस्थितियां विपरीत कब हो जाएगी, चलिए मैं माफी चाहूंगा, परिस्थितियां विपरीत कब हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभाव है। चलिए बाढ़ पर हुई सियासत के बाद में राहुल गांधी के काफिले पर अगर पत्थरबाजी नहीं होती तो मुझे लगता है कि बाढ़ का दौरा इतना तूल नहीं पकड़ता। अब मामला यह हो गया कि राहुल गांधी ने बनासकांठा, सांचौर, जालोर में जो दौरा किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हुआ राहुल गांधी के काफिले पर वह पथराव। वहां के लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक सेकेंडरी चीज हो गई और अभी प्राथमिकता हुई है राजनीति में राहुल गांधी के काफिले पर हुए पथराव। होना नहीं चाहिए, निंदा सब कर रहे हैं। मुकेश चेलावत साहब ने कहा भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि व्यक्तिगत रूप से मैं और राजस्थान बीजेपी की ओर से इसकी निंदा करता हूं। कोई पार्टी का नेता हो उस पर सब चीजें होनी नहीं चाहिए। खैर चले, सियासत कम, लेकिन मुझे लगता है कि राहत ज्यादा दी जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर आती हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम उससे निपट कैसे सकते हैं। चर्चा इस पे हो और गौर भी इस पे फरमाया जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।